लेट्स स्टार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। हम लोगों ने 3 एडजस्टमेंट पढ़ लिया था, एक और अगला पढ़ते हैं, डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन इसके पहले हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था, थोड़ा क्या उधर डिप्रीसिएशन का पूरा चैप्टर पढ़ा है, थोड़ा सा की बात ही नहीं है। तो डिप्रीसिएशन हमने कंप्लीट किया है। मान लीजिए कोई भी हमारे पास फर्नीचर है जिसकी वैल्यू है 50,000 और उस पर हमें डिप्रीसिएशन चार्ज करना है 10% से। तो हम इसकी एंट्री क्या करते हैं, डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अगर 10% है तो ये 5,000 हुआ और ये 5,000 हुआ। ठीक, अब इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ऐसे बैलेंस शीट हमारी बनी होती है। यहाँ असेट में आते हैं, असेट में हमने क्या लिखा, फर्नीचर कितना 50,000 लेस डिप्रीसिएशन 5,000। ये इनर कॉलम में था, आउटर कॉलम में जाकर के कितना बन गया 40। पूरा दिख रहा ना। तो ये हमारा डिप्रीसिएशन हुआ। हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक, इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस और डिप्रीसिएशन। इन 4 बातों को लेकर के हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्रमवार। यहां तक पूरा दिख रहा है ना। इसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन लगाएंगे तो बड़ा होता है, वीडियो में भी जो लोग देख रहे होते हैं उनको फिर नहीं तो प्रॉब्लम होती वो छोटा लिखने पे। From the following trial balance of Kamal and Sons, prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2022। क्या बनाना हमको, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां लिख लें, इधर लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, किस पीरियड के लिए बनाना है, कह रहे हैं ईयर एंडेड। तो हम लिखते हैं फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। पीरियड यहां लिखते हैं फॉर ईयर एंडिंग 31/3/22। ठीक, लाइन बनाते हैं और ट्रेडिंग पीएल जब दोनों साथ में बनाते हैं तो उसमें ये ध्यान देना होता है, एक यहाँ पर लाइन आती है, उसके नीचे का जो पोर्शन होता है वो पीएल का होता है और उसके ऊपर जो पोर्शन होगा वो ट्रेडिंग का होगा। क्लियर ना। दोनों कंबाइंड भी बनाया जाता है और अलग अलग भी बनाया जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहां पर फॉर ईयर एंडिंग लिखने का मतलब ये होता है कि इस दिन वो वर्ष खत्म हो रहा है। तो शुरू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2021 को। अगर यहां हमने लिखा होता फॉर 6 मंथ एंडिंग तो कब शुरू हो रहा होता, 1 अक्टूबर 2021 को। अगर मैंने यहां लिखा होता फॉर 3 मंथ एंडिंग, वो कब शुरू हो रहा होता, 1 जनवरी को। बात समझ में आ रही ना। तो इस पर डिपेंड करता फॉर ईयर एंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम लोग गए थे बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑडिट करने, वहां पर भी लिखा फॉर पीरियड एंडिंग वर्ड लिखा हुआ था। नकल मार रहे होंगे कहीं से, कर दिया, ईयर एंडिंग होना चाहिए था।
पीरियड एंडिंग वर्ड नहीं, ऐसा नहीं वहां किसी कुछ नहीं आता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और नकल मारते हुए, कॉपी करते हुए, मतलब अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉपी करते हुए, एक जगह से कॉपी किया कहीं पेस्ट करने के चक्कर में, कि बैलेंस शीट में पीरियड एंडिंग लिख दिया गया है। पीरियड का मतलब है किस पीरियड के लिए बना रहे हैं तो डिनोट करना है। हमने लिख दिया फॉर पीरियड एंडिंग 31/3/2022। अब उससे क्या समझ में आएगा किसी को? ठीक है। एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और बैलेंस शीट भी मुझे बनानी है। एज ऑन दैट डेट, तो कौन सी डेट होगी? 31/3/2022। ठीक है, मैंने दोनों ही साथ में बना लिया है। पीछे भी जब हमने चर्चा किया था तो कुछ बातें बताई थी, यहां पर भी उन बातों को थोड़ा सा मुझे बताना है। तो आइटम हम पढ़ेंगे, और जो आइटम जहां का होगा हम लिखते जाएंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे। इंतजार करेंगे तो काम गड़बड़ है। अब वहां पर तो मैं फ्री था, लेकिन यहां पर मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? एडजस्टमेंट पढ़ना होगा। बात समझ में आ रही ना? अब चाहे 4 एडजस्टमेंट पढ़ के दिमाग में रख लिया जाए, ढेर सारे होते हैं तो नहीं रख मिलते हैं, कहीं हमको लिखना पड़ता है। जैसे यहां पर लिखा स्टॉक, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022 वाज वैल्यू 26,000, मार्केट वैल्यू इज 30,000। तो कौन सी वैल्यू लिखते हैं? मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू नहीं, स्टॉक की वो वैल्यू लिखते हैं कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। एनआरबी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सेल में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो आती है उसको एनआरबी बोलते हैं। तो कॉस्ट अधिक है या मार्केट वैल्यू अधिक है, ये देखना है। तो कॉस्ट कम है या मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो कम है। यहां पर फिर लगा कौन सा प्रिंसिपल? प्रूडेंस। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था जब मैं फाइनल अकाउंट में चलूंगा मैं अपने सारे कॉन्सेप्ट को वहां रिवाइज कराऊंगा। प्रूडेंस क्या है? मैंने अज्यूम कर लिया कि मैं उसको 30,000 में बेचूंगा, तो हम लोगों ने पढ़ा, इसका मतलब है कि आपने 26 के बजाय 30 लिख दिया, 4,000 बढ़ा दिया वैल्यू। नहीं बढ़ा सकते हैं। कभी भी लायबिलिटी को अंडरस्टेट नहीं करना है, ओ अंडर वैल्यू नहीं करना है, और कभी असेट की ओवर वैल्यू नहीं करनी है। कभी भी खर्चे को कम नहीं दिखाना है और कभी रेवेन्यू को अधिक नहीं दिखाना। यही तो प्रूडेंस है, प्रूडेंस प्रिंसिपल यही है। मैंने कह दिया हाँ हाँ 4,000 मिलेगा और नहीं मिला, तो इसलिए मुझे कॉस्ट दिखानी होती है, कॉस्ट RNRB। अगर वो ये है कि 26,000 की वैल्यू तो है लेकिन बिकेगा 24 में, तब क्या दिखाना होगा? 24,000 दिखाना होगा, विच एवर इज लोअर। तो हमने कहा कि अब हम फटाफट से लिख लेते हैं। यहां कहीं पर स्टॉक की बारी आएगी, ये लिख लेते हैं। लिखें? अरे ये तो ट्रेडिंग है, यहां कहीं स्टॉक लिखा जाएगा, लिखा जाए ना स्टॉक। बैलेंस शीट में एसेट साइड यही तो है, डाउट है क्या? ये है लायबिलिटी साइड, ये अमाउंट लिखते हैं, ये असेट लिखते हैं, और ये फिर अमाउंट लिखते हैं। स्टॉक हमने लिख लिया 26,000। ठीक है, और यहां पर भी आते हैं हम अपने ट्रेडिंग में, बाई क्लोजिंग स्टॉक 26,000। मैंने ये सब लॉजिक बताया है कि क्लोजिंग स्टॉक कहां पर क्यों लिखा जाता है, वो बताना नहीं है दोबारा से। बेजेस अमाउंटिंग 2,500 एंड सैलरीज अमाउंटिंग 1,000 आर आउटस्टैंडिंग। ये जो हमारा बेजेस और सैलरी आएगा तो हम देखेंगे, एडजस्ट करना है। प्रीपेड भी हमको उसी समय देखना है, और डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का उसी समय हम देखेंगे। इतनी बातें हमको ध्यान रखनी है। ओपनिंग स्टॉक यहां पर लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 15,000। परचेजेज यहां पर लिखेंगे, टू
परचेजेस, हमारी परचेज है 81,000 लेस परचेज रिटर्न, ये लिखा हुआ हमारा 1000। कितना हो गया अल्टीमेट हमारी परचेज 80,000। फर्नीचर एंड फिक्चर 10,000, तो फर्नीचर एंड फिक्चर कहां लिखेंगे, यहां आके लिख लेते हैं। फर्नीचर एंड फिक्चर, अब यहां पर देख लेते हैं क्या फर्नीचर फिक्चर पर कोई डिप्रिसिएशन बताया गया, जी हाँ बताया गया है। कितना बताया गया है 10%। तो हम फर्नीचर फिक्चर की वैल्यू कितनी है 10,000, 10,000 पर क्या करेंगे डिप्रिसिएशन लगाएंगे, लेस डिप्रिसिएशन कितना 10%, 1,000 हो गया, वैल्यू कितनी बच के आई 9,000। आगे बढ़ते हैं प्रीमाइसेस, ओह मैंने तो ऊपर जगह ही नहीं छोड़ी, ऊपर लिख देते हैं प्रीमाइसेस, यहां पर, यहां भाई देख लेना प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस कितनी है 50,000 की। क्या यहां पर डिप्रिसिएशन है, शायद नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया डिप्रिसिएशन, नहीं दिया गया तो नहीं चार्ज करेंगे। ठीक, कैश इन हैंड लिखते हैं, कैश इन हैंड एक ही लिख लेते हैं, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड की जो वैल्यू हमारी 4,000 है। और एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट हमारा पीएल का खर्चा होता है, टू एडवर्टीजमेंट, ये हमारा है 1400, 1400। समझ में नहीं आ रहा क्या, बेजेस, बेजेस यहां लिखते हैं टू बेजेस। अब बेजेस के बारे में कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बेजेस अमाउंटिंग 2,500 एंड सैलरीज अमाउंटिंग 1,000, ये आउटस्टैंडिंग भी है, मतलब बकाये में है, अभी देना है। तो हमारा ट्रायल में कौन सा आया होगा, जो हमने पेमेंट कर दिया है। देखते हैं बेजेस का कितना पेमेंट हो गया था 20,000, 20,000 हो गया है, और कितना 2,500, कितना हो जाएगा 22,500। समझ में आ रहा है कि नहीं है, आउटस्टैंडिंग जुड़ जाएगा, क्यों जुड़ जाएगा, 20,000 हमने पेमेंट कर दिया। जैसे मान लो आप किसी घर में रहते हैं, 9 महीने का किराया दे दिया है, 10वें कभी नहीं दिया, तो किराया तो हो गया 10 महीने का ना, तो वही हालत इसकी भी है कि 20,000 का पेमेंट हो गया, लेकिन 2,500 देना तो खर्चा तो हो ही गया। तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी यहां पर हम लिख देंगे आउट स्टैंडिंग बेजेस, कितना 2,500। ठीक है, मैं अभी कंसेप्ट पर ध्यान दे रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो आइटम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सैलरीज यहां पर हमने लिखा, अच्छा सैलरी में भी कुछ कहानी है, हाँ है, यहां पर मैंने लिख दिया टू सैलरीज, सैलरी का अमाउंट कितना है 15,000, और ये कह रहे हैं कि अभी सैलरी बकाये में है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हुई कितने से 1,000 से, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी 16,000। ठीक है, तो यहां पर हमारी लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई है, उसका नाम क्या है आउट स्टैंडिंग सैलरीज 1,000। यहां लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस का जो बकाया हो तो लायबिलिटी ना, यू हैव टू पे इन फ्यूचर। सेल्स रिटर्न, इसका मतलब सेल्स भी मैं लिख लूं, इधर से सेल ले लिया हमने, बाई सेल्स, सेल की फिगर जो हमारी दी गई है 1,60,000 है, और इसमें से क्या करते हैं लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हमारी है 2,000, 2,000 हमने माइनस कर दिया, कितना हो गया ये 1,58,000। ठीक, कैरीज, कैरीज डायरेक्ट एक्सपेंस होता है या इनडायरेक्ट, अंदाज के बता देना है।
कैरिज कितना बताया गया है? कैरिज है हमारा 4,500। कैरिज किस चीज पर लगता है? सामान पर लगता है। तो सामान जो है हमारा परचेज हमारा डायरेक्ट में अगर लिखा गया तो ये भी डायरेक्ट में ही आएगा। कोई भी खर्चा जो कि डायरेक्ट रिलेटेड हो परचेज से या मैन्युफैक्चरिंग से, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अदर हमारे खर्चे जो होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से परचेज से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कैरिज क्या है? सामान ढोने में लगाया गया ना, फ्रेट एंड कैरिज। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है। प्लांट एंड मशीनरी होना तो इसके ऊपर चाहिए तो मैंने इसी के ऊपर लिख दिया भाई, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है 30,000 है। इस पर डिप्रीसिएशन बोला है, कितना लगेगा? 10%। बोलो कितना हुआ? 3,000। अब ये कितना बना? 27,000। अभी सारे डिप्रीसिएशन भी यहां लिखने हैं, ध्यान रखना है। ठीक है। लाइटिंग हमारी है 3,000। यहां हमने लिखा टू लाइटिंग 3,000। अच्छा, सन्ड्री डेटर्स यहां पर मैं लिख दूं, सन्ड्री डेटर है हमारे 26,000 है। स्टॉक भी 26 है और सन्ड्री डेटर भी 26 ही है। मैं चेक कर लूं जरा। हाँ ठीक है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 4,500। टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 4,500। ठीक है। इसके बाद रेंट एंड टैक्सेस 5,000। रेंट एंड टैक्सेस कितना है? 5,000। इंश्योरेंस 1,000। 1,000। जनरल एक्सपेंसेस 4,600। यहां पर हमें लिखना है कैपिटल 81,000। सेल्स वहां लिख दिया। बिल्स पेबल यहां लिख देते हैं। बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी होती है 5,600। ठीक है। बैंक ओडी 18,000। ओडी ये भी 18,000 यहां लिख देंगे। परचेज रिटर्न लिख दिया। डिस्काउंट यहां लिखेंगे। क्रेडिट है डिस्काउंट मतलब मिला है। डिस्काउंट कितना है हमारा? 600। सन्ड्री क्रेडिटर्स यहां लिख देते हैं। ये ओडी के बीच में होना चाहिए, ओडी ऊपर लिख देते हैं 18,000। ओडी सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा हो गया 20,000। ठीक है। अब तो शायद हो गया। इसमें एक अभी हमारा ड्राइंग छूटा है। कैपिटल हमने 81,000 लिख लिया। अब हम इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल कितना होगा? 1,58 और 26 1,84,000। इधर भी हम 1,84 टोटल। टू ग्रास प्रॉफिट, जो हमारा ग्रास प्रॉफिट निकल के आया कितना है बताइए? 62,000। यहां पर क्या लिखेंगे? बाई ग्रास प्रॉफिट 62,000। ठीक है। यहां तक देखो, दिख रहा ना यहां तक? 62,600।
62,600। यहाँ पर डिप्रीसिएशन भी है, टू डिप्रीसिएशन, एक है फर्नीचर पर और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी पर। फर्नीचर पर कितना हमारा 1000 और प्लांट एंड मशीनरी पर 3000, टोटल हो गया 4000। अब जो भी होगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। इसको ऐड करो, इसको सब्सट्रैक्ट करो, नेट प्रॉफिट आएगा 23,350। जोड़ लेना, मैंने तो देख के लिख दिया है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। कैपिटल में से क्या करते हैं, लेस करते हैं ड्राइंग। कितनी ड्राइंग दी गई है, 10,000। कितना बचा, 71,000। अब इसमें और क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एक चीज और मैं लिखना भूल गया, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट, ठीक है। तो प्रीपेड जब इंश्योरेंस होगा तो ये 1000 माइनस 250 हो जाएगा, लेस प्रीपेड 250, ये कितना होगा 750। ठीक है, चेक कर लेना, मुझे लगता है सारा आइटम हो गया। नेट प्रॉफिट इसमें ऐड कर देंगे, कितना है 23,350, 23,350 ऐड करके देखिए कितना आ रहा है। बोलो फटाफट। 053 क्या हुआ, कैपिटल में हमने एक गलती कर दिया, कैपिटल का जो बैलेंस आ रहा 81,800 है, तो ये बचा हमारा 71,800, ठीक है, 8 3 11, आगे बढ़े, 3 1 4 1 5 7 2 9 1 10, 1,05,000, नहीं 7 2 9, 95,150, ठीक है। बाकी सारे आइटम हम लोगों ने लिखे हैं या छूट गया है, चेक कर लो, इसका टोटल करो भी पता चल जाएगा, टोटल करिए फटाफट। निकाला, 1,42,150, इसका भी यही है 1,42,150। इतने में कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो ठीक, डन, ओके, फिर मिलते हैं।